हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य समागम चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। इससे पूर्व हम जो है 10 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं शिक्षण अभिरुचि यानी LT फर्स्ट पेपर से संबंधित, जिसमें पहले यूनिट से यानी दर्शन शास्त्र से हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। यूनिट 3 से हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं यानी ICT से, और यूनिट 5 से हम 3 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, प्लस एक हमने संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित जिसमें 50 से 60% हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से करवाई थी। यानी 10 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस हम करा चुके, लगभग 75% सिलेबस को हमने टच किया है। बशर्ते आगे हम उसमें भी काफ़ी कमियां होगी या उसमें बहुत से टॉपिक छूटे होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें हमने चर्चा की है। यह महत्वपूर्ण वीडियो अगर अभी भी आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपका रचनात्मक ज्ञान होता रहे। जहाँ तक फोर्थ यूनिट से संबंधित भी हम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आज महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग और भाषाई अल्पसंख्यक भी हम देखेंगे। यानी महत्वपूर्ण जो 4 यूनिट में पहले ही टॉपिक आपके 5 महत्वपूर्ण लगे हैं, तो इससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और हम पहले इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद व्याख्यात्मक क्लास भी 5 पर ही हमने बहुत अच्छी सी पीडीएफ बनाई है, उसको भी आप देखना, जिससे आपका रचनात्मक ज्ञान हो। तो आप यह संपूर्ण देखना। एक बात आती है कि अभी आज ही आप लोगों के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से सभी जगह सभी को मालूम है कि जो है पेपर की डेट निकल चुकी है। पहले जुलाई थी, अब जो है 30 जून को आपको पेपर देना है, 30 जून को आपको तैयारी करनी है। कुल मिलाकर आपके पास जो है 30 दूनी 60 दिन मान के चलो, ठीक है ना। 4-5 दिन की बात ही छोड़ो, क्योंकि जब आपके 3-4 साल बीत गए, 6 महीने बीत गए और 2.5 महीने भी बीत गए, और तब भी आपका पहला सेकंड वाला प्रैक्टिस यूनिट चल रहा है, तो आपको अपने ओर से बेहतर कार्य करना। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, आप लोगों के लगातार मैसेज और फ़ोन आ रहे हैं, तो मित्रों मैं सबका फ़ोन और मैसेज रिसीव नहीं कर सकता हूँ। ग्रुप के माध्यम से मैं अपनी जानकारी में दे चुका हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, ठीक है ना। मैं भी आप ही के जैसे एक सामान्य अभ्यर्थी हूँ, इस पॉइंट को आप याद रख लेना, है ना। और महत्वपूर्ण यह है कि दूसरे पर इतना निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कुरुक्षेत्र रण क्षेत्र में जाना है, आपने एग्ज़ाम देने जाना है, इतने कंपटीशन, इतनी फाइट है, तो आप स्वयं पर भी निर्भर रहने की कोशिश कीजिएगा। ज्ञान सबसे लेने की कोशिश करना, परंतु इस महत्वपूर्ण एग्जाम में आपके लिए औषधि का कार्य वही करेगा जो आपका व्यक्तित्व है, आपका ज्ञान है। आप किस तरीके से, आपको चिंतन कम करना है, आपको चिंता कम करनी है, लेकिन चिंतन और मंथन आपको आप अवश्य करना है, जिससे आप बेहतर से बेहतर कर सके। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, आपके मैसेज, आपके कॉल आते हैं, इसलिए इस संबंध में मैंने ये बात रखी है। तो देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो आप देखना। मुझे मालूम है कि आप प्रत्येक वीडियो के मेरा इंतजार करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था की बात कर रहा है, ठीक है। ए अनुसूचित जनजाति आयोग, बी महिला आयोग, सी संघ लोक सेवा आयोग और डी पिछड़ा वर्ग आयोग। तो कौन सा इसमें संवैधानिक बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा संवैधानिक नहीं होगा, इसमें जरूर कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इसका सीधा आंसर होगा बी। देखो, संवैधानिक क्या होता है कि जो कोई प्रावधान द्वारा, ठीक है, प्रावधान द्वारा संसद में दोनों सदनों में पारित और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग आयोग OBC और संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग उसमें नहीं आता है, नीति आयोग उसमें नहीं आता है, और मानवाधिकार आयोग उसमें नहीं आता है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। जैसे नीति आयोग नया नया बना था, उससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा था, नीति आयोग संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। देखो, यहाँ पर महिला आयोग और एक मानवाधिकार आयोग, वो भी देखो, एक्ट जो है सरकार लाती है और मंत्रालय द्वारा ही वह पास किया जाता है। लेकिन जहाँ तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, लोक संघ सेवा आयोग और चुनाव आयोग, ये ऐसे प्रावधान है कि जिसमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है, वही संवैधानिक है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक क्वेश्चन से 4-5 बनेंगे, फिर व्याख्यात्मक होगी, ठीक है ना। आप प्रश्न पत्र देखोगे तो व्याख्यात्मक भी आपको पता लगेगा और निश्चित तौर पर आपका ज्ञान भी बेहतर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुसूचित जाति सही नहीं है। अनुसूचित जाति के प्रथम अध्यक्ष सूरजभान थे,
शोषित वर्ग को सुरक्षा प्रदान करना। 2003 में आयोग 2 भागों में बांट चुका था। और डी, NCST सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। तो एक से हमारे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं महत्वपूर्ण। तो इसका कौन सा सही नहीं होगा? इसका डी होगा। ठीक है। अनुसूचित जो जाति में है इसमें 5 सदस्य है, एक इसमें अध्यक्ष होता है, एक इसमें उपाध्यक्ष होता है, और जबकि इसमें 3 N सदस्य होते हैं। ठीक है। अगर बात करें तो 2003 में यह 2 भागों में बांटा गया था, जबकि अलग यह कब हुआ था? 2004। आप एक्ट देखते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, इस पर भी अभी फोकस करेंगे जब हम व्याख्यात्मक नीचे पढ़ेंगे। मैंने व्याख्यात्मक 10 से 15 महत्वपूर्ण फैक्ट बनाए तो आपको मालूम हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है तो कौन सा नहीं होगा? ए कोलकाता, बी बेलगाम, सी प्रयागराज, डी चेन्नई। ठीक है। इसके जो है 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालय हम कहाँ पर देखते हैं? मिलाकर देखना है। आप सोचने और चिंतन करने की वाली बात है, अब भूलने वाली बात नहीं है मित्रों। जिसमें हमने पढ़ा था, एक UGC पढ़ा था, ठीक है, एक हमने क्या पढ़ा था? NCERT पढ़ा था, एक हमने NCTA पढ़ा था, एक NCERT पढ़ा था। तो UGC में कितने थे? 6 क्षेत्रीय कार्यालय थे, NCERT में 5 थे, और NCTA में कितने थे? 4 थे। ठीक है, 6, 5, 4। अब 3 किस्में आगे अल्पसंख्यक भाषाई अल्पसंख्यक के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। तो कहाँ पर नहीं है? प्रयागराज। यानी देखो, SC ST OBC और ज़्यादा कर संवैधानिक जो प्रावधान है उनके कार्यालय कहाँ पर? दिल्ली में, जबकि इसका कार्यालय भी आगे आप क्वेश्चन बनेगा इससे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रयागराज। तो प्रयागराज या क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, प्रयागराज यानी लखनऊ में इसका जो है, इसका है मुख्य केंद्र है। अगला 4था नंबर का प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? 101, 102, 103, 104। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सा नहीं होगा? देखो, पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो यहां इसका आंसर सीधा क्या होगा? तो जानते हैं आप इन क्वेश्चनों को, और यहां आपको याद होना ही होना चाहिए। और इसमें बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रुप सी की तैयारी की होगी। ये संशोधन और संविधान तो मीन SST का मीन रीढ़ की हड्डी है। ठीक है ना, हमारा संविधान जो है, इसीलिए हर कहीं इससे क्वेश्चन बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 4 का? तो 4 का सीधा आंसर होगा बी, यानी 102 संविधान संशोधन द्वारा जो है पिछड़े वर्ग आयोग को क्या मिला था? संवैधानिक दर्जा मिला था। काफी महत्वपूर्ण है। 102 संविधान संशोधन मिला था, कब मिला था? 2018 में। महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर बात करें 101, तो 101 किससे संबंधित है? तो 101 की बात करें तो आपने देखा होगा 2016 में GST से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ, बस यहाँ पर ये लगा नहीं है, लेकिन आप फैक्ट को देख सकते हैं। अगर बात करें 103, तो यह अभी बना था EWS, जो कि कई बार इससे पूछा जाता है। यह कब बना था? या 2019 में बना था। ठीक है ना। तो आपने संविधान संशोधन को याद रखना ही रखना है। यह OBC भी आपका इसमें लगा हुआ है, इसलिए 202 याद करना है आपको। और एक ये तो आजकल जो मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से चलन 101, 102, 103, 104, 105 ये लगातार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि करंट के क्वेश्चन भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक हर तबके के लिए, निम्न तबके के लिए, जिनके लिए यह बनाया गया है, उनके जो है विकास के लिए यह जो आयोग है वो महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण बात आप इसमें जोड़ सकते हैं। देखो, जो OBC आयोग है, तो OBC आयोग हमने बात की थी 2002 में। ठीक है। एक होता है, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक होता है विधेयक होता है, ठीक है ना, और एक होता है अधिनियम, एक्ट होता है ना, एक्ट। तो एक्ट क्या होता है? हम सोचते हैं कि एक्ट और विधेयक एक ही होता है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल वाले ज़्यादा जानते होंगे, हम भी कभी पॉलिटिकल के अभ्यर्थी थे, लेकिन 2 साल से हम हिंदी में आ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा शायद, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। तो देखो, एक होता एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? तो एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, और एक होता है क्या? बिल। बिल का होता है विधेयक। ठीक है। अब देखो, OBC का क्या है? 202 है। अगर 202 है तो हम कहाँ पर क्या पढ़ते हैं? 123 पढ़ते हैं। तो 123 एक्ट या नियम नहीं था मित्रों, 102 क्या था? विधेयक था। ठीक है, विधेयक था। अब विधेयक तो क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। पॉइंट को नोट कर लेना, विधेयक को बिल कहते हैं, एक्ट को अधिनियम कहते हैं। होता क्या है?
एक बार फिर इस पर चलते हैं। बिल और एक्ट, ये दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब जो है एक्ट तो 202 हो गया, 223 क्या हो गया, बिल हो गया। देखो बिल क्या होता है, विधेयक क्या होता है, पहले राज्यसभा में जाता है या लोकसभा में जाता है, फिर वहाँ से पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। लेकिन कई विधेयक क्या होते हैं, भार हो जाते हैं, बनता नहीं है। इसलिए हमारे जो 123 से करीबन 20 से 30 हो गए होंगे, लेकिन बिल कितने हैं, 104 105 ही जो है एक्ट बने हैं। जब यहाँ से मंजूरी मिले, पहले विधेयक होता है यानी बिल आता है, जो बिल बनाया जाता है, ठीक है ना। तो वह जो है पहले उसको लोकसभा में, राज्यसभा में, पहले राज्यसभा, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है तो वह क्या बन जाता है, एक्ट, यानी वह अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को कई बार कंफ्यूजन होता है, 123 क्या है, 102 क्या है, बस मैंने स्पष्ट कर लिया। निश्चित तौर पर आपके जहन में रहेगा एग्जाम तक, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि देखो विधेयक, बिल मतलब विधेयक होता है, आप बी से बी कर सकते हो, एक्ट मतलब अधिनियम हो सकता है, सीधा इस आप देखो अ से अ और बी से विधेयक, आप वी से विधेयक कर सकते हो, ठीक है ना। विधेयक की बिल की बात आएगी 123 हो गया, एक्ट की बात आएगी 102 हो गया, ठीक है। बता दिया मैंने किस प्रकार से क्या बनता है, और आप बेहतर जानते हो, एसएसटी वाले भी बहुत से अभ्यर्थी होंगे, उनको इसका नॉलेज बेहतर से बेहतर होगा। इन पॉइंट को आप नोट रख लेंगे। आगे है काका कालेलकर का संबंध किस आयोग से है, एक अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजाति, सी पिछड़े वर्ग और डी भाषाई अल्पसंख्यक। तो काका कालेलकर बहुत महत्वपूर्ण है, कब की है, 1953। तो इसका संबंध सीधे सीधा आप जानते हैं कि पिछड़े वर्ग आयोग से काका कालेलकर का और मंडल आयोग का संबंध है। देखो यही फैक्ट है, देखो इसीलिए कई अभ्यर्थी, कई मित्रबंध कहते हैं कि सर आप जो है जरा रफ्तार से चलिएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि जब मैंने अगर पढ़ाया नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता है। देखो इससे रचनात्मक ज्ञान आपका भी बनेगा और मुझे भी बनेगा मित्रों, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसे हूँ बस। तो इसका संबंध किससे होगा, पिछड़े वर्ग से होगा। अगला 6 नंबर का प्रश्न क्या है, अल्पसंख्यक आयोग को सांवैधिक या वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ तो कब हुआ था, ए 1978, बी 1992, डी 1984 और डी 1990। तो वैधानिक दर्जा कब हुआ अल्पसंख्यक आयोग को, तो इसका सीधा सीधा आंसर है यानी 1902 है, वो सॉरी 1992 है, यानी छठा का क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। अल्पसंख्यक आयोग आपके उसमें भी लगा हुआ है और पहले ही ये लगे हुए हैं आयोग, तो इसलिए इस पर फोकस ज़्यादा आपका होना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान में हंसराज गंगाराम आहिर किस समिति के अध्यक्ष हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना, 2024 में इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इस हिसाब से भी बनेंगे, ए पिछड़ा वर्ग आयोग, सी अल्पसंख्यक आयोग, बी और सी भाषी अल्पसंख्यक आयोग या वर्ग और डी अनुसूचित जाति आयोग। तो किससे संबंधित थे, हंसराज गंगाराम आहिर। तो इसका सीधा सीधा संबंध होगा ये, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का होगा, ठीक है। अभी मैंने चर्चा की थी कब बना था, कौन सा संविधान संशोधन था, 102, ठीक है ना। बिल कौन सा था, 123। आगे 8वां नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1993 में अल्पसंख्यक आयोग में कौन सा समुदाय शामिल नहीं था। अब देखो वो भाषाई था अल्पसंख्यक आयोग, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, और ये अल्पसंख्यक आयोग है। तो कौन सा धर्म नहीं था, देखो अल्पसंख्यक आयोग में 6 धर्म शामिल हैं, ए बौद्धिक, बौद्ध, बी ईसाई, सी जैन, डी पारसी। और पारसी में अंतर है, ऐसे मत देख लेना, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। तो देखो 1993 में जब अल्पसंख्यक आयोग ये उससे पूर्व भी बना था, तो उस समय जब इसमें जातियों को रखा गया था, धर्म को रखा गया था, तो उसमें सीधा सीधा आंसर होगा जैन धर्म नहीं था मित्रों, ठीक है। जैन धर्म कब आया, नोट कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट, और फैक्ट तो फैक्ट पर ही मैं बना रहा हूँ, और आज वही फैक्ट तुम्हारे लिए औषधि का कार्य करेगा मित्रों, निश्चित तौर पर। अब देखो 2 महीने से आपका 1 यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ और 2 महीने बाद आपका पेपर है, तो सोचो कि कितने आप, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। मैं किसी कोचिंग सेंटर को दोष नहीं दे सकता हूँ, किसी यूट्यूब को चैनल को दोष नहीं दे सकता हूँ, आप स्वयं अध्ययन करें, आपको दोष नहीं, ये तो अपना व्यक्तिगत आधार है। लेकिन परंतु पहले मैं पूर्व में भी यही बात कहता था, आज मैं यही बात कहूँगा, यही बात मैंने EMR के एग्जाम में भी की थी, जब मैंने NCERT की महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई थी, कुछ लोगों ने उस पॉइंट को पकड़ा था। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि पहले अपना बेसिक क्लियर करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई कोचिंग सेंटर अगर आप जाते नहीं हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, आपका बेसिक एक तरीके से क्लियर होगा, तो उस पर आप फिर आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही कुछ फैक्ट मिले तो आप उन फैक्ट को
ऐड कर सकते हो। अब जब आप एक ही टॉपिक पर जा रहे हो, आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा, कितना बनेगा, 1 से तो 5 या 7 ही क्वेश्चन तो बनेंगे, फिर भी आपका तो पूरा सिलेबस छूट जाएगा। आप देखो, और आज मैं हिंदी की बात करूं, एक सब्जेक्ट की बात करूं, तो आपको 75 और 70 या 65 के बीच में नंबर लाने होंगे एक सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थी को। तो यहाँ पर इस परिस्थिति में आप कितना करोगे, सब्जेक्ट में कितना करोगे। कोचिंग सेंटर वाले कहते हैं कि इतना। मित्रों, अगर आप 50 में से 40 भी लागे तो बहुत है। आपके पास नया सिलेबस लगा, इस पॉइंट को याद नोट कर लेना, पहला का सिलेबस नहीं है। प्रयोजन मूलक आपके पास लगा हुआ है, 102 क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। आपके पास जो है हिंदी की बोली भाषाएं लगी हैं, तो आपको सब कुछ देखना है, ठीक है। तो बात करें जैन धर्म की, जैन धर्म को 2014 में इसको शामिल किया गया था। अब इसमें 6 धर्म हो गए, पहले इसमें 5 धर्म थे 1993 में, ठीक है। जैन धर्म इसमें बाद में जोड़ा गया था। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एससी आयोग का संक्षिप्त नाम। देखो, संक्षिप्त नाम तो कहीं भी पूछेगा, आईसीटी में भी पूछेगा, आयोग में भी पूछेगा, और यहाँ पर भी कुछ आयोग है तो यहाँ पर भी पूछेगा। शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। हम जानते हैं कि SC ST आयोग, लेकिन गलत है। इसका पूरा नाम क्या है, NCSC। इस पॉइंट को याद कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही NCST, ठीक है ना। तो ये पूरा नाम है। जैसे OBC का है तो OBC का भी आप संक्षिप्त नाम देख लेना, इनका भी आप संक्षिप्त नाम देख लेना। ऐसे मत सोचना कि SC है तो SC है, यानी शेड्यूल कास्ट। इसका नेशनल पूरा नाम, क्योंकि राष्ट्रीय है, कमीशन है, बहुत बड़ा कमीशन है, क्योंकि संवैधानिक दर्जा मिल चुका है इनको। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने 1990 में कितने प्रतिशत OBC आरक्षण की घोषणा की। तो कितनी प्रतिशत की होगी, A 21%, B 19%, C 27% और D 4%। तो जब प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने इस प्रकार का बहुत से OBC के लिए काफ़ी आरक्षण की मांग चल रही थी, तो उन्होंने 27% की मांग की, और आज भी कितना है, 27% है। ये महत्वपूर्ण बात है और महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है ना। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्र में OBC SC ST आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना आरक्षण तय किया गया है, ठीक है ना। क्या बात कर रहा है, OBC SC ST और आर्थिक रूप से। ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन को पढ़ लेना। ये 27, 19, 10, 4, B 14, 19, 4, 10 और C 27%, 15%, 7.5% और 10%। D क्या है, 14%, 19%, 10% और 4%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये सेंटर की बात कर रहा है, पॉइंट को याद नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 11 का, यानी C होगा, ठीक है ना। इसका क्या होगा, C होगा। देखो, 27% OBC के लिए आरक्षण है, ST के लिए कितना है, SC के लिए 15% है, 7.5%, 7.5 किसे ST के लिए है, और 10% ये अभी बना था। जैसे OBC के लिए क्या हुआ था, संवैधानिक दर्जा कब मिला था, 2018 में, और EWS को कितना मिला था, यहाँ पर कितना है, 10% EWS का। तो महत्वपूर्ण है, EWS का नाम नहीं है, लेकिन आ सकता है कि कौन सा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, SST से, सामान्य ज्ञान से, ठीक है। अब देखो, ये तो सेंटर की बात है। अगर राज्य का भी इसमें जोड़ा जाएगा, क्योंकि राज्य से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो राज्य से क्या आएगा, हमारे राज्य की बात करें तो यहाँ पर जो है आरक्षण की जो बात करें तो कितना है। देखो, अगर हम बात करें तो OBC की बात करें पहले, तो राज्य में कितना है, 14% है, सेंटर में कितना, 7%, बहुत बड़ा है, राज्य में बहुत कम है। SC की बात करें तो SC को कितना प्रतिशत है, राज्य में SC को 19% है। तो ठीक है ना, SC को कितना था यहाँ पर, 15%, लेकिन राज्य में इतना बम्पर है कि 19% है। उस हिसाब से तुलना में अगर हम बात करें ST का कितना है राज्य में, ST का वहाँ 7.5% था, और ST का यहाँ पर कितना प्रतिशत है, राज्य में कितना प्रतिशत है,
तो एसटी का जो है राज्य में 4% है, ठीक है ना। तो एसटी का भी बहुत कम है उस हिसाब से, सेंटर के हिसाब से। ओबीसी और एससी का, ओबीसी और एसटी का बहुत कम है। देखो सेंटर में भी 10% है, राज्य में भी देखो इस आधार पर कितना है, 10% है आर्थिक आधार पर। बस इस पॉइंट को नोट कर लेना। राज्य में आएगा, सेंटर में आएगा तो 27% सबसे पहले कौन आएगा, ओबीसी आएगा, फिर एससी आएगा, फिर एसटी आएगा, फिर ईडब्ल्यूएस आएगा, फिर एसटी आएगा। राज्य की बात करेगा तो सबसे प्रथम पंक्ति में कौन आएगा, एससी आएगा 19%, ठीक है, क्योंकि 19% उनका आएगा। और सेकंड पर क्या आएगा, ओबीसी, और फिर ईडब्ल्यूएस का आएगा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, इतना प्रतिशत आरक्षण रखा गया। ध्यान आपको मालूम है कि कितना है, इतना तो सभी जानते हैं, मत परंतु तुलनात्मक अध्ययन की बात आएगी तो वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे है एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस मंत्रालय के समतुल्य रखा जाता है, इनकी पावर किस मंत्रालय के तहत होती है। ए राज्य के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, बी राज्य के राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, सी राज्य के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, और डी राज्य के राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। देखो सारा क्वेश्चन एक ही लग रहा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर बात कर रहा पहले एससी और फिर एसटी का, ठीक है। तो देखो बात सेंटर की आएगी तो राज्य की बात तो आएगी नहीं, 2 ऑप्शन तो कट गया आपके। पहले एससी की बात आ रहा है, पहले अध्यक्ष की बात आ रही है। तो अध्यक्ष को जो इतनी पावर रहती है इनके पास, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, कि इनका जो सुविधा गाड़ी से लेकर सिक्योरिटी से लेकर इनका प्रत्येक जो भद्दा होता है वो कितना होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको, सेंटर के कैबिनेट मंत्री का दर्जा किसको होता है, अध्यक्ष को होता है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के। जबकि उपाध्यक्ष की भी इतनी पावर होती है कि राज्य मंत्रालय के तहत, ये पॉइंट को नोट कर लेना, इतनी पावर इनकी होती है, ठीक है। कहीं पर भी वो पुलिस थाने में पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आता है तो स्वयं एक्शन ले सकते उस आयोग में जाकर। जैसे महिला आयोग में भी ऐसा ही है कि उस आयोग में जाकर आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा कि आपने किस तहत इस प्रकार से ठेस पहुंचाने की कोशिश की, या किसी भी प्रकार से ये होता है कि कहीं पर कोई केस आता है तो इतनी पावर इन मंत्रालय के पास भी रहती है, ऐसे ही महिला आयोग के पास भी रहती है, ठीक है ना। लेकिन ये संवैधानिक है, इनके पास ज़्यादा रहती है। तो ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न थे 12। अब हम आते हैं आयोग पर, अल्पसंख्यक आयोग। अब देखते हैं अल्पसंख्यक आयोग क्या है, ठीक है। पहले देखते हैं एससी एसटी आयोग, देखते हैं, ठीक है ना। एससी एसटी आयोग की बात करें मित्रों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो 1978 में एक संकल्प के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, एससी एसटी की बात हो रही है, अभी एक ही कास्ट की बात नहीं हो रही है, एक आयोग की बात नहीं हो रही है। तब क्या हुआ, 65 संविधान संशोधन 1990 द्वारा उच्च स्तरीय एससी एसटी आयोग की स्थापना की गई। पहले एक था, नोट कर लेना, 65वें संविधान संशोधन द्वारा 90 की बात कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, 89 संविधान संशोधन 2003 में 2 वर्गों में बांटा गया। 2003 में 2 वर्गों में बांटा गया, एक अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जनजाति। फैक्ट टू फैक्ट है, ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ से भी आपने इतना भी देख लिया, इतना भी याद कर लिया तो सोने में सुहागा है, निश्चित तौर पर औषधि का कार्य करेगा। आगे क्या बता रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ना। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 338 19 फरवरी 2024 को जो है एससी आयोग अस्तित्व में आया संवैधानिक इकाई के रूप में। 2004 में एक्ट कितना था, 9 था। नोट कर लेना, हमेशा ऐसा ही होता, एक्ट पहला होता है एक्ट में, और मंजूरी कब मिली उसकी बात अलग होती है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, जब वो संविधान में रखा गया होगा राज्यसभा लोकसभा में, तब से वो एक्ट माना जाता है उस एक्ट के तहत। तो देखो पहले तो आपको नोट करना है कि 338 अनुच्छेद आपको भूलना नहीं है, या किससे संबंधित है, एससी से आयोग है। मंजूरी कब मिली, 2004 में मिली। बात आती एक्ट का बात है 2003। अब देखते हैं इसकी संरचना, देखते हैं, ठीक है ना, इसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है ना। इसकी संरचना की बात करें, इसमें 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल सबका 3 साल होता है। अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। 3 सदस्य अलग होते हैं और एक होता है उपाध्यक्ष जिसको राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। यही, अब यही बात आपको पॉइंट नोट करना है, एससी एसटी आयोग में भी यही होता है। बस थोड़ा सा देखोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट में आप रिवीजन कर सकते हैं।
अब बात करें तो प्रथम अध्यक्ष सूरज भान थे किसके, एससी आयोग के। कौन थे, सूरज भान थे एससी आयोग के। काफ़ी फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट टू फैक्ट है। आप जितने बार पढ़ोगे उतना ही आपको आनंद आएगा निश्चित तौर पर, और आपके लिए एग्जाम के लिए भी यह महत्वपूर्ण कार्य करेगा। तो सूरज भान थे, ठीक है। अब देखो, आयोग के फैक्ट पर भी कर दिया, संवैधानिक संशोधन के बारे में भी कर दिया, संरचना के बारे में भी कर दिया, और अध्यक्ष के बाद भी कर दिया। अब वर्तमान की बात आई तो वर्तमान में कौन थे, तो देखो वर्तमान में जो अध्यक्ष थे वो कौन है। वर्तमान के अध्यक्ष की बात करें तो श्री अरुण हलधर हैं इसके, ठीक है ना, अरुण हलधर, ये वर्तमान क्या है, अध्यक्ष हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब बढ़ते हैं अनुसूचित जनजाति की ओर, ठीक है ना। अभी हमने किसका देखा था, अनुसूचित जनजाति की ओर। अनुसूचित जनजाति का क्या है, पहले दोनों ही 2090 में, ठीक है ना, दोनों ही 65 संविधान संशोधन धारा 2019 में दोनों एक थी, एससी एसटी आयोग। इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। तो दोनों में संरचना एक समान है, ये भी 4 में है तो वह भी 4 आएगा। बस अंतर यह है कि आपको एसटी में क लगा देना है, बस अनुच्छेद 338 क, ठीक है। संरचना देखते हैं इसकी, संरचना किस प्रकार के, 5 सदस्य इसमें भी है। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है ना। कार्यकाल वही क्या कितना होगा, 3 वर्ष का होगा। बात करें अध्यक्ष को, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जे के समतुल्य रखा जाता है, अब मिलता है, इतनी पावर रहती है। कार्यकाल 3 वर्ष है। वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कुंवर सिंह थे। सारे नियम एसटी के भांति है, जैसे मैंने पूर्व में कह चुका हूं। तो एसटी आयोग के जो, अब इसके देखो एसटी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष देखो, कुंवर सिंह कितने कौन थे, पहले थे। अब इसके वर्तमान में कौन है, इनके हर्ष चौहान जी हैं, ठीक है ना। वर्तमान के कौन है, हर्ष चौहान है वर्तमान। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं हम आगे, पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है ना। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे कि आप चिंता मत करना, टेलीग्राम पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 346 में किया गया, इसमें 338 है, ठीक है, इसमें भी नोट कर लेना। प्रथम गठन 1993 काका कालेलकर के अध्यक्ष में पिछड़ा वर्ग आयोग के हुए थी, ठीक है ना। किसमें हुई थी, 1953 में पहला बना था, अभी क्वेश्चन भी बना था। पहला आयोग जो बना था पिछड़ा वर्ग के लिए वो काका कालेलकर की अध्यक्ष में बना था, पॉइंट याद कर लेना। दूसरा गठन कब हुआ था, 1959 हुआ था, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री ने कब किया था, बीपी सिंह, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, बीपी सिंह थे, ठीक है। तो घोषणा की थी 1990 में, और 27% आरक्षण मिलेगा, किसको मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा, लागू 2 अप्रैल 1993 को, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, ठीक है। बस यही अंतर है कि ओबीसी में आपने एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि इसके, अभी मैंने इसको आप कर लेना 338 ख कर लेना इसको, ठीक है ना। अभी मैंने पूर्व में कहा था एससी क्या था, एससी में 338 था, एसटी में क्या था, 338 क था, और ख कहाँ आ गया, ये क्रम, इसीलिए मैं इस क्रम से आपको इस क्रम से करा रहा हूं कि आपका ध्यान फिर एक बेहतर रूप से आकर्षित इस ओर हो सके, ठीक है। आगे हम देखते हैं सदस्य और संरचना। देखो इसमें भी 5 हैं। एक कॉमन पॉइंट है कि दोनों में ही, तीनों में ही सदस्य 5 हैं, और जो है बात करें पावर की बात, तो तीनों के ही जो है कैबिनेट और इस प्रकार के मंत्रालय की दर्जा मिलता है। इसमें भी एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 अन्य सदस्य होगा, एक महिला सदस्य होगी, किसमें, ओबीसी में। कार्यकाल 3 ही वर्ष होगा। एक सदस्य अधिक से 2 बार नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये प्रावधान है कि ओबीसी का कोई भी सदस्य अगर 2 बार नियुक्त हो गया तो उससे ज़्यादा नहीं, उसकी नियुक्ति नहीं होगी। अब देखते हैं संवैधानिक। देखो 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है ना। कब मिला था, 2018 में मिला था। और 102 संशोधन अधिनियम, जिसको हम एक्ट कहते हैं। अगर बात आएगी, बिल की बात आएगी या विधेयक की बात आएगी, तो 123 होगा। इस पॉइंट को नोट कर लेना। अभी मैंने बताया था बिल विधेयक हो गया, एक्ट अधिनियम होगा। एक्ट और बिल में अंतर है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। बस आपको थोड़ा देखो, जब आप खुद इतना आप भी जानते हैं
बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक ही बात को प्रमुखता देता हूँ कि जैसे आप हैं वैसे ही दूसरा व्यक्ति है। आपने बीएड किया है, टेट किया है, इतना अध्ययन करते हो तो आप भी कम नहीं है, कोई पीछे नहीं है। बस थोड़ा अपना ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है मित्रों कि किस महत्वपूर्ण बिंदु को, फैक्ट को हमने चेक करना है, उनको दोहराना है, उस पर हमने अच्छा सा कार्य या बेहतर कार्य करना है। बस यही अंतर है। सब वही पढ़ रहे हैं, वो सबके पास वही बुक है, वही सिलेबस सबके पास है। बस अध्ययन करना, अध्ययन की एक कला भी होती है कि किस प्रकार से हमें अध्ययन करना है, किस फैक्ट को हमें प्राथमिकता देनी है, यही बहुत बड़ी महत्व है। और जिसने इसको अच्छी तरह से सिलेबस को समझ लिया, इस हिसाब से अपनी तैयारी कर ली, वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो 3 महत्वपूर्ण आयोग हम देख चुके थे। अब देखेंगे हम अल्पसंख्यक आयोग। बात आती है भारत सरकार द्वारा 1978 में एक संकल्प द्वारा इस आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1978 में की गई थी। ठीक है। आगे क्या बता रहा है? आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में, यानी 1992 में मिला। ठीक है ना। ये पूर्व में भी मैंने चर्चा कर चुका था। वर्तमान समय में 6 अल्पसंख्यक समुदाय, वर्तमान समय की बात कर रहा है। अगर 92 में आएगा तो तब 5 ही जाति थे, समुदाय थे। अभी मैंने बात की थी ना कि 2014 में जैन धर्म को इसमें शामिल किया गया था। मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ये 6 जाति हम नोट कर लेना। सीधा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, निम्न में से कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक में शामिल नहीं है? ठीक है ना। उसमें एक हिंदू आ जाएगा तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। हिंदू, भाई हिंदू तो होना ही चाहिए। ठीक है। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कार्यकाल 3 ही वर्ष है। हमने अभी पढ़ा था SC, ST, OBC कितने थे? सब में 5-5 सदस्य थे। ठीक है ना। तो यह महत्वपूर्ण है। एक बात आती है, एक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा उस ओर भी। अभी एक बहुत ही काफ़ी समय जब काफ़ी बहस के विषय था, यानी सोशल मीडिया में काफ़ी प्रसिद्ध था, एक आया था ये CAB। ठीक है ना। CAB मतलब यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जिसको क्या कहते हैं? नागरिक संशोधन विधेयक। काफ़ी प्रसिद्ध चला था और लगातार इससे क्वेश्चन बन रहे थे। देखिए नागरिक नागरिक जैसे अभी कुछ एक बिल आया था सभी के लिए, सभी जातियों के लिए। तो क्या था कि कैब जो था, एक सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो था, नागरिक संविधान संशोधन, ये क्या था कि ये अभी इसके द्वारा 19 में यह बिल लाया गया था और काफ़ी हाई तौबा इस पर मचा था, काफ़ी बमंडर, काफ़ी चर्चाओं में भी था। अब देखो इसमें भी 6 जाति हैं। ठीक है ना। परंतु इसमें जो है मुसलमान या मुस्लिम समुदाय को नहीं रखा गया था। इसमें क्या रखा गया था? हिंदू जाति को रखा गया था। और बाकी इसमें हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, सिख था। और काफ़ी बार इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इससे क्या होता कि इन जो हमारे यहाँ पर आते हैं, है ना, तो उन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। इन 6 जातियों को एक प्रावधान किया था। ठीक है ना। अब यहाँ पर अल्पसंख्यक में भी 6 जाति हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम हैं और उसमें हिंदू थे। एक पॉइंट को याद कर लेना, काफ़ी बार चर्चाओं का विषय था। ठीक है। जैसे बीच में OBC था, अब 19 में EWS आया तो डायरेक्ट उससे क्वेश्चन बनने लग गए। तो जो चर्चाओं में रहता है तो उससे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे प्रश्न पत्र को, क्लास को, बस फैक्ट पर बात करेंगे। लेकिन एक तरह से मिलाने की कोशिश करेंगे। जब आप रचनात्मक करते हो तो अवश्य उस ओर ध्यान हमारा आकर्षित होता ही है। आगे क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है ना। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग अनुच्छेद 350B नोट कर लेना। ठीक है ना। हमने क्या देखा था? SC आयोग में 338, ST आयोग में 338A, OBC आयोग में 338B देखा था। ठीक है। तो आप एक सन याद रख लेना, एक अनुच्छेद आपको याद रख लेना, किस संशोधन द्वारा पारित हुआ था, इसकी संरचना क्या थी। ये 5 से 4 फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो अल्पसंख्यक आयोग द्वारा राष्ट्रपति इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है ना। 45 में भी है, निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 30 में के अधिकार का भी उल्लेख किया गया है और गठन 1957 में। मुख्यालय इलाहाबाद में है और इसके अध्यक्ष कौन थे? इकबाल, वर्तमान अध्यक्ष में इकबाल सिंह लालपुरा है। ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। तो मित्रों, ये 5 के 5 आयोग में जहाँ तक मेरी बात है तो 75% मैंने इस पर फैक्ट पर चर्चा की है। प्रश्न पत्र का मॉडल भी आपको देने की कोशिश की है।
अपने सामर्थ्य, अपने विवेक के अनुसार मैंने इतना करने की कोशिश की है। बाकी आपका विवेक है कि किस प्रकार आप उसको लेते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि समय कम है, परीक्षा की डेट आ चुकी है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि सर क्या पेपर अगस्त में जाएगा, लेकिन डेट आपके सामने आ चुकी है 30 जून की, और फिर भी आप पूछ रहे हो मित्रों कि अगर जुलाई में जाएगा या अगस्त में जाएगा, तो इससे बड़ी भूल हमारी कोई नहीं हो सकती है। जब आप 3 या 4 साल से लगातार शहरों में रहकर अपने पारिवारिक विभिन्न परिस्थितियों को लेकर अध्ययन कर रहे हैं, आप 6 महीने पहले आपका एग्ज़ाम होना था, आप तैयारी में बैठे थे, आपका सिलेबस चेंज हो चुका है और फिर आपकी डेट आ चुकी है और फिर भी आप कहते हो, तो यह मुझे नहीं लगता कि उचित है। बशर्ते आपकी बात को ही रखने की कोशिश मैं करता हूँ, लेकिन अब भी आप बोलते हो तो गलत है। भाई जब डेट आ चुकी तो आप तैयारी करो ना। 4 महीने से तुमने तैयारी, 4 साल से तैयारी नहीं की, 6 महीने से तैयारी नहीं की तुमने या मैंने, कोई भी तीसरा व्यक्ति, और 2 महीने में कितना आप कर लोगे, और 2 महीने के अंतर्गत भी आप सोचोगे कि खास डेट आगे निकल जाती, तो यह सबसे बड़ा भ्रम आपका है। यह आपको आगे नहीं बढ़ने देगा निश्चित तौर पर। अपना दम से, अपने सामर्थ्य से, ठीक, अपने क्षमताओं के अनुकूल रात दिन एक कीजिएगा जितना हो सके। रात दिन एक करने का मतलब ऐसा नहीं है, अपना खान पान रहन सहन पर भी ध्यान देना है और धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और हो सकता है कि निश्चित तौर पर 4th पर भी मैं काम करूँगा, लेकिन अब समय ऐसा है कि मुझे भी बहुत बेहतर करने की आवश्यकता है मित्रों। कुछ गहराई से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है मुझे, क्या सभी को। तो जितना भी लाऊंगा, चाहे हफ्ते भर में जैसे भी लाऊंगा, तो आपको अच्छी क्लास मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।